गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन 6 का नाम है पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण। बायोलॉजी लेसन नंबर 6 वाटर एब्जॉर्प्शन and ascent of shape in plants। जल अवशोषण, पादपों में जल अवशोषण और रसारोहण। ठीक है, देखिए हम बात करेंगे कि पादपों में जल का अवशोषण कैसे होता है। How to absorb the water by the plants। ठीक है, और हम आपको बताएंगे कि पादपों के द्वारा जो जल का अवशोषण किया जाता है वो सर्वाधिक रूप से किस प्रकार के जल का अवशोषण किया जाता है। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आपसे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। पाठ का नाम आपको पता लग गया। न्यू चैप्टर इज गोइंग टू स्टार्ट हियर। All of you read carefully। देखिए, पादपों द्वारा जो जल का अवशोषण किया जाता है ये पादपों का एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया होती है। हम कह सकते हैं कि पादपों के द्वारा जल अवशोषण करना एक क्या है, महत्वपूर्ण जैविक क्रिया होती है। क्या होती है? जैविक क्रिया होती है। जल में खनिज पदार्थ, ठीक है, देखिए ये एक पादप है। ये हमने आपको ये पादप दिखाया और ये पादप के अंदर क्या है, जड़ें हैं। ठीक है, क्या है भाई, ये है जड़। और आपको हम बता दें कि पादप जो होते हैं वो जल को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। जल को कहां से अवशोषित करते हैं, ये मृदा होती है। ठीक है, पादप जो होते हैं वो मृदा से जल को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ये मृदा है और इस मृदा में से जल को क्या करते हैं, ये अवशोषित करते हैं। क्लियर बात होगी। इस जल के अंदर, इस मृदई जल के अंदर क्या होते हैं, कई पदार्थ पाए जाते हैं। इस जल में क्या होती है, कुछ गैसें घुली हुई होती हैं। इस जल के अंदर मैं आपको बता दूं खनिज पदार्थ घुले हुए होते हैं। इस जल के अंदर क्या है, कई अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, घुले हुए होते हैं। तो जल के अंदर गैसें हैं, खनिज पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये घुले हुए होते हैं। और ये जल के साथ साथ पौधे के विभिन्न भागों तक क्या है, ये पदार्थ भी क्या है, स्थानांतरित होते हैं, पहुंचते हैं। ठीक है, पादप इन सभी का जल के साथ क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। किनका अवशोषण करते हैं, जल के साथ साथ गैस है, खनिज पदार्थ है और अकार्बनिक पदार्थ है। इन सभी का क्या किया जाता है, इनके द्वारा अवशोषण भी किया जाता है और इनका वितरण जो किया जाता है वो इसी जलीय विलयन के द्वारा किया जाता है। तो पादपों के द्वारा जल का अवशोषण जो किया जाता है, अवशोषण और वितरण की जो क्रिया की जाती है वो इसी जलीय विलयन के द्वारा क्या है, की जाती है। देखिए, पादपों में जो जल का अवशोषण किया जाता है वो जड़ के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, जड़ के द्वारा किया जाता है। अब हम आपको यहाँ पे जड़ की संरचना दिखा रहे हैं। ये हमारी अर्थ क्रस्ट है, पृथ्वी की ऊपरी सतह है, और इस ऊपरी सतह पर ये क्या है, जड़ है। ठीक है, ये क्या है भैया, ये जड़ है। ठीक है, देखिए जो जड़ होती है उस पर क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। जड़ के कौन से भाग पर, अग्र भाग पर क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं।
मैं आपको बता दूं ये इस तरीके से ये क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे मूल रोम पाए जाते हैं। इस तरीके की संरचना मैं आपको दिखा रहा हूं, इनको क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। आपको बता दें इन्हीं मूल रोमों का जो निर्माण होता है वो जड़ की जो बाह्य त्वचा होती है, जड़ की बाह्य त्वचा पर अतिवृद्धि के रूप में ये क्या है, मूल रोम क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। जड़ जो होती है ये जड़ है, और जड़ की क्या है, सबसे बाहरी त्वचा होती है जिसको बोलते हैं बाह्य त्वचा, जिसको एपिडर्मिस करते हैं। तो रूट की जो एपिडर्मिस होती है, उस एपिडर्मिस में जब अतिवृद्धियां उत्पन्न होती है, अतिवृद्धियां निकलती हैं, तो उन्हीं अतिवृद्धियों से किसका निर्माण होता है, मूल रोमों का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये मूल रोम भी क्या करते हैं, जल का अवशोषण करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, मूल रोम क्या काम करते हैं, जल अवशोषण करने का काम करते हैं। अगर मैं आपको एक मूल रोम की संरचना को यहां पे बना करके दिखाएं, ये मूल रोम की संरचना जो हमने आपको यहां पर दिखाई है। ठीक है, मूल रोम की ये संरचना जो होती है वो एक कोशिकीय होती है, यूनिसेल्युलर होती है। कैसी होती है, एक कोशिकीय होती है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है। तो मूल रोम की संरचना एक कोशिकीय होती है, और कैसी होती है, एक केंद्रीय होती है, यूनिन्यूक्लिएट होती है। कैसी होती है, एक केंद्रीय होती है। इसकी जो बाहरी सतह होती है, ठीक है, मूल रोम की ये बाहरी सतह होती है, और ये बाहरी सतह जो होती है वो किससे बनी होती है, मैं आपको बता दूं, पैक्टिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, मूल रोम की जो बाहरी सतह होती है या बाहरी भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, पैक्टिन की बनी होती है। और पैक्टिन कैसी होती है, जल रागी होती है, जल स्नेही होती है। जो जल को अवशोषण के लिए, जो जल के अवशोषण के लिए क्या करती है, अधिक से अधिक स्थान उपलब्ध कराने का क्या करती है, कार्य करती है। तो पैक्टिन जो है, ठीक है, ये क्या काम करती है, जल अवशोषण की क्रिया में सहायक होती है, और ये क्या करती है, अधिक से अधिक जल को अवशोषित करने के लिए स्थान उपलब्ध कराने का जो कार्य किया जाता है वो पैक्टिन के द्वारा ही किया जाता है। यहां तक आपके बात समझ में आ गई। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि पौधे जो होते हैं वो जल का अवशोषण करते हैं। जल का अवशोषण जड़ों के द्वारा होता है। ठीक है, और जड़ जो होती हैं, ठीक है, वो जल का अवशोषण करते हैं। जल में गैस और खनिज पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इनका अवशोषण और वितरण जो होता है वो जलीय विलयन के रूप में होता है। यहां तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि पादपों को जो जल की आपूर्ति होती है, ठीक है, पादपों को जल की आपूर्ति कौन कौन से जल से होती है, तो पादपों को जल की आपूर्ति जो मुख्य रूप से होती है वो मृदा जल से होती है। पादपों को जो जल की आपूर्ति होती है, सप्लाई ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स बाय द सॉइल वाटर। पादपों को जो जल की आपूर्ति होती है वो कौन से जल से होती है, मृदा जल से होती है। ठीक है, अब मृदा जल कौन सा है मैं आपको बता दूं। वर्षा होने पर, ठीक है, अभी हम बात करेंगे, वर्षा होने पर जो जल मृदा में पहुंचता है, वर्षा होने पर जो जल मृदा में पहुंचता है उसे कौन सा जल कहते हैं, मृदा जल कहते हैं। पर अभी ये कंप्लीट परिभाषा नहीं हुई है। हमने कहा कि पादपों को जो जल की आपूर्ति होती है वो कौन से जल से होती है, मृदा जल से होती है। और वर्षा जब होती है तो वो जल मृदा में क्या है, पहुंच जाता है, और उस जल को क्या है, पादप क्या कर लेते हैं, पादपों में उपस्थित जड़ें होती हैं वो मृदा से क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, आपको बता दूं पादप के लिए जल की आपूर्ति जो होती है वो पादपों के लिए जल की जो आपूर्ति होती है, पादपों के लिए जल की जो आपूर्ति होती है वो दो प्रकार से होती है।
एक प्रकार मैं आपको बता दूं, एक प्रकार जो होता है उसे क्या कहा जाता है, रनवे वाटर के नाम से जाना जाता है। रनवे वाटर को हम कहते हैं हिंदी के अंदर अपवाहित जल। ठीक है, देखिए पादपों को जल की आपूर्ति दो प्रकार के जलों से होती है, एक होती है अपवाहित जल और दूसरा कौन सा जल होता है, मृदा जल। ठीक है, अपवाहित जल तो क्या है मैं आपको बता देता हूं। जब तेज वर्षा होती है, बहुत ही तेज वर्षा होती है, तेज वर्षा जब होती है तो पानी जो होती है, पानी जो होता है, ठीक है, वो पानी बह करके क्या है, तालाबों में चला जाता है, पोखरों में चला जाता है या समुद्र में बह करके चला जाता है। इस जल को क्या है, ये पानी जो बहुत तेजी से वर्षा होती है तो वो तेजी से जो वर्षा होगी वो जल बह करके या तो पोखरों में चला जाएगा या तालाब में चला जाएगा या समुद्र में चला जाएगा, और वो जल, उस जल को पौधे हैं वो बहुत ही न्यून मात्रा में क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। क्योंकि अधिकांशतः जो जल होता है वो बह करके, मोस्टली 99% जो जल होता है वो पानी, जल जो होता है वो बह करके कहां पर चला जाता है, हमारे जो जल के प्रमुख स्रोत हैं उनमें चला जाता है। ठीक है, तालाब है, पोखर है या हमारे नदियां हैं या सागर हैं, ठीक है, तो उनके अंदर क्या है, चला जाता है। ये होता है अपवाहित जल। अपवाहित जल किसे कहते हैं, तेज वर्षा होने पर जो पानी बह करके तालाब, पोखर या हमारे जलाशयों के अंदर चला जाता है उसे अपवाहित जल कहते हैं। और इस अपवाहित जल को पादप बहुत ही कम मात्रा में क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। वैसे करते ये बहुत ही कम करते हैं, अधिकांशतः जो पादपों के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, ठीक है, या अधिकांशतः पादपों को जो जल की आपूर्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, मृदा जल के द्वारा होती है, सॉइल वाटर के द्वारा होती है। इसलिए इसका नाम रखा गया है, देखो अपवाहित रनवे वाटर। रनवे वाटर, रनवे वाटर का मतलब है ऐसा पानी जो क्या है, तेजी से क्या है, बह करके चला जाता है, वो रनवे वाटर अर्थात अपवाहित वाटर। मृदा जल क्या है वो सुन लीजिए। देखिए हल्की वर्षा होती है, हल्की वर्षा जब होती है तो जो पानी होता है वो मृदा के, पानी जो होता है वो मृदा के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। पानी जब मृदा के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा तो मृदा के अंदर क्या पाई जाती है, पादपों की जड़ें पाई जाती हैं, और ये पादपों की जड़ें क्या करती हैं, उस मृदा जल को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। इसलिए अधिकांशतः जो पादप होते हैं वो मृदा जल को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। मृदा जल किसे कहते हैं, हल्की वर्षा होने पर जो जल, ठीक है, मृदा के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है उस जल को क्या कहा जाता है, मृदा जल कहा जाता है, सॉइल वाटर के नाम से जाना जाता है। मृदा जल भी कई प्रकार का होता है, मैं आपको बता दूं। एक होता है केशिकीय जल, कैपिलरी वाटर के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है आर्द्रताग्राही जल, आर्द्रताग्राही जल जिसको ह्यूमिडिटी वाटर के नाम से जाना जाता है। और तीसरा प्रकार का जो जल होता है उसे क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय जल के नाम से जाना जाता है, ग्रेविटेशनल वाटर के नाम से जाना जाता है, गुरुत्वीय जल के नाम से जाना जाता है। ये कैपिलरी वाटर, ह्यूमिडिटी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर के नाम से जानते हैं। तो मृदा जल कितने प्रकार का होता है भैया, 3 प्रकार का होता है मेजरली। वैसे तो कई प्रकार का होता है पर मैं आपको आपकी बुकों के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि मृदा जल, केशिकीय जल होता है, आर्द्रताग्राही और गुरुत्वीय जल। ये 3 प्रकार का कौन सा जल होता है, मृदा जल होता है। यहां तक क्लियर बात आपकी समझ में आ गई होगी। देखिए सर्वाधिक रूप से आपको अगर हम बात करें तो पौधे जो होते हैं वो केशिकीय जल को सर्वाधिक रूप से क्या करते हैं, केशिकीय मृदा जल को सर्वाधिक रूप से क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। अर्थात पादप जो होते हैं वो केशिका जल को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमता से क्या है, पादपों को ये जल क्या है, केशिकीय जल सुगमता से उन्हें उपलब्ध हो जाता है, उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो पादपों को कौन सा जल सुगमता से, आसानी से, सुलभता से प्राप्त हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है, वो है केशिकीय जल होता है। ठीक है, अब हम आपसे बात करते हैं वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स इन प्लांट। ठीक है,
पादपों के कौन से अंग हैं जो जल का अवशोषण करते हैं? ठीक है, तो जल अवशोषण करने वाले पादप अंग। ठीक है, जल अवशोषण करने वाले पादप अंगों पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये तो हमने आपको एक सामान्य बातें बताई है, जल अवशोषण करने वाले पादप अंग। ठीक है, देखिए जल अवशोषण करने वाले पादप अंग कौन से ऐसे पादप अंग हैं जो जल का अवशोषण करते हैं? देखो, शैवाल और कवक होते हैं। पहली पॉइंट पे बात करते हैं, शैवाल और कवक। ठीक है, शैवाल और कवक जो होते हैं ये निम्न श्रेणी के पादप होते हैं। कौन से पादप होते हैं? निम्न श्रेणी के पादप होते हैं। अब शैवाल और कवक हैं वो निम्न श्रेणी के पादप हैं, और इन पादपों में जल अवशोषण करने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं पाया जाता। इन पादपों में जल अवशोषण करने के लिए कोई विशेष प्रकार का क्या है, अंग नहीं पाया जाता। स्पेशल ऑर्गन इज एब्सेंट इन सच प्लांट्स। ठीक है, तो ये निम्न श्रेणी के पादप हैं, शैवाल होते हैं और कवक होते हैं। इनमें जल अवशोषण के लिए कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं पाया जाता है। इनके पादपों के शरीर की, ठीक है, जो शैवाल और कवक होते हैं, इन शैवाल और कवकों का जो पादप काय होता है उसके शरीर की समस्त जो पादप काय की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, पादप काय की जो समस्त कोशिकाएं होती हैं वो सभी कोशिकाएं क्या करती है, जल अवशोषण का कार्य करती है। ठीक है, यानी कि हम सीधे शब्दों में कहें तो शैवाल और जो कवक होते हैं उनकी समस्त कोशिकाएं, ठीक है, उन शैवाल और कवकों की समस्त कोशिकाएं क्या करती है, जल अवशोषण का कार्य करती है। क्लियर बात होगी। शैवाल के बाद हम दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं आपको ब्रायोफाइटा का। देखिए, ब्रायोफाइटा पादप जो होते हैं उनमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनके अंदर RLS जड़, तना और पत्ती का क्या होता है, अभाव होता है। जड़, तना, पत्तियां नहीं पाई जाती तो इनमें क्या पाए जाते हैं, मूलाभास पाए जाते हैं। मूलाभास को क्या कहा जाता है, राइजोइड्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, राइजोइड्स के नाम से जाना जाता है। तो ब्रायोफाइटा जो पादप होते हैं उनके अंदर मूलाभास पाए जाते हैं। इन्हीं मूलाभासों के द्वारा ब्रायोफाइटा पादप जो होते हैं वो जल का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। ब्रायोफाइटा पादप होते हैं, ठीक है, वो मूलाभासों के जरिए क्या करते हैं भैया, जल का अवशोषण करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा प्लांट। टेरिडोफाइटा प्लांट, दूसरा होता है जिम्नोस्पर्म प्लांट जिनको अनावर्तबीजी पादप कहते हैं, और तीसरे प्रकार के होते हैं आवर्तबीजी पादप जिनको एंजियोस्पर्म प्लांट कहते हैं। ये तीनों प्रकार के जो पादप होते हैं वो उच्च श्रेणी के पादप होते हैं। ये हायर कैटेगरीज के क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। कौन से प्लांट होते हैं, हायर कैटेगरी के प्लांट होते हैं। हायर कैटेगरी के प्लांट क्यों होते हैं, क्योंकि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो पादप होते हैं इनके अंदर क्या पाई जाती है, सुविकसित क्या पाई जाती है, जड़ें पाई जाती है। हम कह सकते हैं वेल डेवलप्ड रूट इज फाउंड, वेल डेवलप्ड रूट इज फाउंड इन टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम इज फाउंड, well developed root system is found in Teridophita, Gymnosperm and Angiosperm. I think all of you understand. Teridophita, Gymnosperm और Angiosperm जो प्लांट होते हैं उनके अंदर well developed क्या पाया जाता है, रूट सिस्टम इनके अंदर क्या है, पाया जाता है। ये बात आपकी सुनना आ गई होगी। तो हमने आपको बता दिया है कि जल का अवशोषण करने वाले पादपों के ऐसे कौन से अंग हैं जो जल अवशोषण का कार्य करते हैं। तो शैवालों में तो मैंने बताया कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं,
ठीक है। केवल शैवाल का समस्त जो पादप काय होता है, वो समस्त पादप काय में उपस्थित सभी कोशिकाएं होती हैं, वो जल अवशोषण का कार्य करती है। ब्रायोफाइटा में जड़ तना पत्नी अभाव होता है, इनमें मूलाभास पाए जाते हैं, इन्हीं मूलाभासों के द्वारा जल अवशोषण किया जाता है। तीसरा, उच्च श्रेणी के 3 पादप होते हैं, टेरिडोफाइटा प्लांट, जिम्नोस्पर्म प्लांट और एंजियोस्पर्म प्लांट। ये तीनों उच्च श्रेणी के पादप हैं और इन उच्च श्रेणी के पादपों में रूट सिस्टम क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित होता है। रूट सिस्टम कैसा होता है, पूर्ण रूप से कैसा होता है, विकसित होता है। जल अवशोषण करने वाले पादप अंगों के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, जड़ के भाग। देखिए जड़ का भाग या जड़ के क्षेत्र, ठीक है। देखिए जड़ के 2 भाग होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं जड़ के भाग, पार्ट ऑफ रूट, ठीक है। पार्ट ऑफ रूट पर हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। जड़ के भाग टॉपिक हो गया हमारा पार्ट ऑफ रूट, जड़ के भाग, ठीक है। देखिए जड़ के कितने भाग होते हैं, मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। जड़ के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक भाग को हम कहते हैं तरुण क्षेत्र के नाम से या तरुण भाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दूसरा जो जड़ का क्षेत्र होता है उसको परिपक्व क्षेत्र के नाम से या परिपक्व भाग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, परिपक्व क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब तरुण भाग के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं, उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पर इसका मूल का बनाने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए इस तरीके का आपको हमने डायग्राम यहाँ पे बना दिया है। हाँ भाई, ये वाला जो भाग कहलाएगा, इस वाले भाग को कहा जाता है परिपक्व क्षेत्र के नाम से जाना जाता है या परिपक्व भाग के नाम से जाना जाता है। और बाकी का ये जो भाग होता है इसको तरुण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तरुण क्षेत्र या तरुण भाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब मैं बात कर रहा हूं कि तरुण भाग क्या है, ठीक है। ये तरुण भाग किसे कहते हैं, ये जड़ का जो तरुण भाग होता है यही क्या काम करता है, जल अवशोषण का कार्य करता है, ठीक है। जड़ का जो तरुण भाग होता है या तरुण क्षेत्र होता है वो जल का क्या करता है, अवशोषण करता है। जबकि परिपक्व जो भाग होता है या परिपक्व जो क्षेत्र होता है यह भाग क्या है, जल का अवशोषण नहीं करता है, वाटर एब्जॉर्बिंग का काम नहीं करता है, बल्कि जल को आगे पहुंचाने का, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जल के परिवहन की क्रिया में क्या होता है, ये भाग आगे क्या होता है, सहायक होता है। आप देखिए पौधे के ऊपरी भाग पर जैसे पत्तियां लगी होती है, ठीक है। जैसे ही क्या है कि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा या तापक्रम अधिक होगा तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होगी, अधिक होगी। ट्रांसपिरेशन की क्रिया जब बढ़ जाएगी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जब बढ़ जाएगी तो उस स्थिति में क्या होगा कि इन पत्तियों के अंदर क्या होगा, एक खिंचाव उत्पन्न होगा, ठीक है। और खिंचाव उत्पन्न होगा तो आपको बता दूं यहाँ पर जो हमारी मूल रोम होती है, सॉरी मूल गोप होता है, और मूल गोप के अंदर क्या होता है, अग्रभाग होता है, वहां पे विद्युत कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं के अंदर क्या है, एक रूट प्रेशर यानी कि मूल दाब क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और मूल दाब उत्पन्न जब जितना ज्यादा अधिक होगा उतना ही जल क्या है, तेजी से क्या है, पौधे के अपर पार्ट पर क्या होगा, परिवहन होता रहेगा या ऊपरी भाग पर क्या है, स्थानांतरित होता रहेगा। इस बिंदु पर मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे क्या है, लास्ट जो चैप्टर था हमारा 5वां चैप्टर, उसके स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बातें बताई थी। देखिए तरुण क्षेत्र होता है, इसी तरुण क्षेत्र के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, परंतु परिपक्व जो भाग होता है, इस परिपक्व भाग के द्वारा जल का अवशोषण नहीं किया जाता है। केवल इस परिपक्व भाग के द्वारा क्या किया जाता है,
जो जल होता है उसका परिवहन किया जाता है। क्या किया जाता है? परिवहन करने का कार्य किया जाता है। अब मैं कहूं आपसे कि भाई ये परिपक्व भाग के द्वारा क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है, इस परिपक्व भाग के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है या इस प्रौढ़ वाले भाग में कोशिकाएं पाई जाती है, तो इन कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? लिग्नीकृत। ये कोशिकाएं कैसी होते हैं? लिग्निन पाया जाता है। दूसरा इनमें क्या पाया जाता है? सुबेरिन का क्या होता है? जमा होता है। परिपक्व भाग की कोशिकाओं में काष्ठवन, आपकी बुकों में लिखा है काष्ठवन। काष्ठवन का अर्थ होता है लिग्निफिकेशन, यानी कि वहां पे लिग्निन का क्या होता है? डिपोजिशन होता है। लिग्निन क्या होता है? उनकी कोशिकाओं में जमा होता है। और दूसरा होता है सुबेरिनीकरण। सुबेरिनीकरण का अर्थ होता है यहाँ पे लिग्निन के साथ साथ सुबेरिन का क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। और परिपक्व भाग की कोशिकाओं में लिग्निन और सुबेरिन का जमा होने के कारण ये जो होता है, ये कोशिकाएं होती हैं, वो जल के प्रति कैसी हो जाती है? अपारगम हो जाती है। कैसी हो जाती है? जल के प्रति अपारगम हो जाती है। इसलिए परिपक्व क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं वो जल का अवशोषण नहीं करती है। ठीक है? क्यों नहीं करती है? उसका कारण मैंने बता दिया, क्योंकि इसकी कोशिकाओं में लिग्निभवन और सुबेरिनीकरण, जिसको काष्ठवन और क्या बोलते हैं? सुबेरिनीकरण के कारण, ये दोनों की क्रियाएं यहाँ पे होते हैं, लिग्निन की और सुबेरिन की। ये दोनों यहाँ पर पाए जाने के कारण इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? अपारगम होती है। किसके लिए अपारगम होती है? जल के लिए कैसी हो जाती है? अपारगम हो जाती है। इसलिए इस परिपक्व क्षेत्र की कोशिकाओं के द्वारा जल का क्या नहीं होता है भैया? जल का क्या नहीं होता है? आपको मैंने बता दिया है, जल का क्या है? अवशोषण नहीं होता है। अब आपको हम बता दें, ये तरुण क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, इस तरुण क्षेत्र की कोशिकाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तरुण क्षेत्र को, ठीक है, या तरुण वाला भाग होता है उसे 5 भागों में बांटा गया है। तरुण भाग को या तरुण क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं? देखिए मैं आपको बता रहा हूं। सबसे अग्रभाग है ये वाला भाग, ठीक है, नंबर 1 डाल के मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मूल गोप, ठीक है, ये सबसे अग्रभाग होता है, इसके क्या बोलते हैं? मूल गोप कहते हैं। मूल का ये सबसे अग्रिम भाग होता है। इस मूल के अग्रिम भाग को मूल गोप कहते हैं, और मूल गोप के ये वाला जो भाग कहलाएगा, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? मूल शीर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस वाले भाग को मूल शीर्ष के नाम से जाना जाता है। ये मूल गोप को बोलते हैं रूट कैप, और दूसरा है मूल शीर्ष, जिसे रूट एपेक्स, रूट एपेक्स के नाम से जानते हैं। तीसरा जो भाग होता है ये, जिसको हम बोलते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र या दैर्ध्य वृद्धि क्षेत्र के नाम से जानते हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र बोल सकते हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र न बोले तो इसको दैर्ध्य, ठीक है, क्षेत्र के दैर्ध्य वृद्धि क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे तो रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन के नाम से इसे क्या है? जाना जाता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो ये क्षेत्र कहलाएगा तीसरा, जिसको हम दीर्घीकरण क्षेत्र या रीजन ऑफ दीर्घीकरण क्षेत्र या रीजन ऑफ इलोंगेशन के नाम से इसको क्या है? जाना जाता है। चौथा जो भाग होता है उसे हम बता दें मूल रोम क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये वाला भाग हो गया है, ठीक है, ये चौथा भाग है, इसको कहते हैं मूल रोम क्षेत्र। इंग्लिश में बोलते हैं रीजन ऑफ रूट हेयर। मूल रोम क्षेत्र, मूल रोम क्षेत्र, रीजन ऑफ रूट हेयर, रीजन ऑफ रूट हेयर, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, मेजरली तो ये 4 ही भाग है, परंतु 5वां भाग मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इस वाले भाग को भी यहाँ पे जोड़ दिया है। इस वाले भाग को बोला जाता है परिपक्वन क्षेत्र।
परिपक्वन क्षेत्र या इसको मैचुरेशन रीजन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? परिपक्वन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैचुरेशन रीजन। मैचुरेशन रीजन के नाम से इसे क्या है? जाना जाता है। तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा? परिपक्वन क्षेत्र के नाम से क्या है? जाना जाता है। तो तरुण क्षेत्र के कितने भाग हो गए? ये वाला मूल गोप, ये वाला मूल गोप के पीछे की ओर मूल शीर्ष होता है, मूल शीर्ष के पीछे दीर्घीकरण क्षेत्र होता है, दीर्घीकरण क्षेत्र के पीछे मूल रोम क्षेत्र होता है, मूल रोम के क्षेत्र के पीछे कौन सा क्षेत्र होता है? परिपक्वन क्षेत्र क्या है? पाया जाता है। इज इट क्लियर? हमने लास्ट क्लास में आपको, यानी कि जो 11th क्लास है, उसमें हमने आपको जड़ के 3 भाग बताए, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, और उनको भी मैं यहां पर रिपीट करना चाह रहा हूं। देखिए, हमने आपको, देखिए इसी के 3 भाग कौन से बताए? ये वाला भाग तो कहलाएगा परिपक्वन क्षेत्र नंबर 1, और ये वाला भाग कहलाएगा दीर्घीकरण क्षेत्र नंबर 2, और ये बाकी का जो शेष भाग होगा यहां तक का, इस वाले क्षेत्र को कहते हैं विभज्योतक क्षेत्र या मेरिस्टेम क्षेत्र के नाम से इसे क्या है? जाना जाता है। ये विभज्योतक क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र। जड़ के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, जो मैंने बता दिया। विभज्योतक क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र के अंदर क्या है? इन्हें बांटा गया। आइए केवल हम 2 बिंदुओं पर यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला बिंदु है हमारा मूल गोप, रूट कैप क्या है? ये देखिए, मूल का सबसे अग्रिम भाग होता है। दिस इज द टर्मिनल एंड ऑफ द रूट। ये मूल का कौन सा भाग होता है? सबसे अग्र भाग होता है। ठीक है, और ये अग्र भाग कैसा होता है मैं आपको बता दूं। जो मूल के वृद्धिशील भाग होता है, ये मूल का वृद्धिशील भाग होता है या विभाजनकारी क्षेत्र होता है। उस विभाजनकारीशील कोशिकाओं की क्या करती है? सुरक्षा करने का क्या करती है? कार्य करती है। तो ये मूल गोप पाया जाता है। और ये मूल गोप क्या काम करता है भैया? ये आपको मैंने बता दिया है कि ये वाला भाग क्या है कि इसकी क्या करता है? विभाजनकारी या विभज्योतक क्षेत्र की कोशिकाओं की क्या करता है? सुरक्षा करने का काम करता है। दूसरा बिंदु है जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। ये जड़ के क्या है? मूल गोप के पीछे की तरफ स्थित होता है, अर्थात ये क्या होता है? उप अंतस्थ भाग होता है, जिसको इंग्लिश में बोले सब टर्मिनल भाग होता है। मूल शीर्ष जो होता है वो मूल का या जड़ का सब टर्मिनल क्या होता है? भाग होता है। और इस भाग में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? विभाजनशील कोशिकाएं क्या है? पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि इस क्षेत्र में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, मूल शीर्ष में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो उनमें प्रचुर मात्रा में कोशिका विभाजन करने की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रचुर मात्रा में कोशिका विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है। इसलिए इस क्षेत्र की कोशिकाओं को विभाजन क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाओं को कौन सी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? विभाजन क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। रीजन ऑफ डिवीजन के नाम से भी इसे जाना जाता है। रीजन ऑफ डिवीजन के नाम से भी इस क्षेत्र को क्या है? जाना जाता है। और यही भाग क्या काम करता है? यानी कि मूल शीर्ष वाला भाग ही क्या करता है? मूल की वृद्धि करने में क्या होता है? सहायक होता है। देखिए, आज हमने केवल इसी बिंदु पर, इन बाकी बिंदुओं पर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर बाय कोरोना। थैंक्स वेरी मच।